प्रज्वलन कर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर महेश जी शर्मा। आप आगे आओ। अब आगे आओ। जी आओ। गोविंद जी की टाँग साहब से अनुरोध करूंगी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। लोकसभा के प्रभारी और सेकंड प्रदेश संयोजक प्रमोद जी सामंत साहब से अनुरोध करूंगी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भारत जी से अनुरोध करूंगी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। पार्टी के जिला महामंत्री भाई गजपाल जी से अनुरोध करूंगी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। उद्योग प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विजय जी गोदर से अनुरोध करूंगी मंच पर। यशवंत जी आचार्य साहब से अनुरोध करूंगी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मंच को पर सुशोभित होने के पश्चात पार्टी के लोकसभा के प्रभारी भाई प्रमोद जी सामंत साहब से अनुरोध करूंगी आदरणीय महेश जी शर्मा साहब को ऊपर उड़ाकर स्वागत करें। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भाई भारत जी सिंघवी से अनुरोध करूंगी आदरणीय महेश जी शर्मा साहब को ऊपर उड़ाकर स्वागत करें। रजनी जी से अनुरोध करूंगी ऊपर उड़ाकर स्वागत करें। महापौर जी टाँग साहब से अनुरोध करूंगी। पार्टी के जिलाध्यक्ष रविंद्र शिमानी साहब का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। श्रीमान अंबालाल जी बोरा साहब पधारें और जिलाध्यक्ष जी का स्वागत करें। अंबालाल जी बोरा साहब पधारें। ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी मीणा साहब के स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ। श्री राजमल जी जैन पधारें। जिला से अनुरोध करूंगी आदरणीय महेश जी शर्मा साहब का स्वागत करें। हमारे महामंत्री सुरेंद्र जी बाबेली से अनुरोध करूंगी पधारें और विजय जी गोदा से अनुरोध करूंगी। बिलाल जी पालीवाल साहब पधारें और आदरणीय महेश जी शर्मा साहब का ऊपर उड़ाकर स्वागत। हमारे मार्बल एक्सोन के अध्यक्ष भाई श्री पंकज जी से ऊपर उड़ाकर स्वागत करें। हमारे सराफा एक्सोन के पूर्व अध्यक्ष और चैम्बर के हमारे मॉडरेशन से कृषि मंडी के हमारे मॉडरेशन से मुन्ना बैठा हुआ। चलो आ जाओ आप। और कोई है? हाँ जतिन जी आ जाओ। आप आ जाओ। सचिव महोदय विराजमान है, उनसे मैं निवेदन करता हूँ जतिन जी से आप भी आ जाओ ना। आप भी नाम लिया है नहीं आए। भवन जी स्वाल का से अध्यक्ष है। ठीक है। हमारा आलोक जी पगैरा विराजमान है। हमारे सिंधी बाजार व्यापार एसोसिएशन से पधारे हैं अध्यक्ष जी, उनसे अनुरोध करता हूँ ऊपर उड़ाकर स्वागत करें। शहर में वेल्डिंग कमेटी के चुनाव हुए और इस वेल्डिंग कमेटी के अंदर राष्ट्रवादी विचारों के व्यक्तियों की 10 में से 9 व्यक्तियों की जीत हुई। विराजमान है, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ पधारें, स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप सबकी ओर से वहीं से स्वागत मान लिया जाए, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। सभी जनों का स्वागत अभिनंदन। इसका नाम मंजूर कर दिया और समयात्मा करते हुए मैं अपनी गृहमंत्री जिन्होंने वन, पर्यावरण, पर्यटन और सांस्कृतिक, उड्डयन विभाग एवं अनेक ऐसे विभाग
जिनके मंत्री रहते हुए आपने बहुत ही श्रेष्ठ कार्य किए, और हमारा सौभाग्य रहा कि हमारा महाराणा प्रताप गौरव केंद्र है, उसके निर्माण में भी, उसके विकास में भी जब आप पर्यटन मंत्री थे 100 करोड़ से भी अधिक की राशि देकर इस उदयपुर नगर को बहुत अच्छा तोहफा दिया। वर्तमान में आप त्रिपुरा के आप प्रभारी यहाँ पर संगठन की दृष्टि से, आप सांसद हैं, और आज जिस प्रकार से संसद के अंदर आप अपने विचार रखते हैं, एक ओजस्वी वक्ता, कुशल संगठक, और जिन्होंने अपने कार्यों के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर भी 20 से अधिक अपने मेडिकल हॉस्पिटल्स जो खोले हैं, और उसके अंदर केवल एक ही लक्ष्य कि किस प्रकार ऐसे लोग जिनके पास सुविधाओं की कमी है उनकी भी सुध लेकर उनको मेडिकल सहायता, उनको स्वास्थ्य की दृष्टि से किस प्रकार उनको ठीक तरह से व्यवस्था हो सके उनकी। मैं सोचता हूँ समाज सेवा के साथ साथ में जिस प्रकार से आपका बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आपका नाता रहा है, 14 वर्ष की आयु में आप संघ के कार्यकर्ता रहे, उसके पश्चात विद्यार्थी परिषद के बाद में युवा मोर्चा, और उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी में आपने प्रवेश किया। आपके श्रेष्ठ कार्यों को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने आपको केंद्रीय मंत्री के रूप में आपको अवसर प्रदान किया, और मैं सोचता हूँ कि आज जिस प्रकार से आज आपने अपने प्रवास में ये जो तीसरा कार्यक्रम है माननीय हमारे आदरणीय डॉक्टर महेश जी शर्मा साहब का, कि जिन्होंने अपने कार्यों के द्वारा प्रत्येक कार्यकर्ता के मन को जीत लिया और अपनी प्रखर वाणी से एक संदेश दिया कि वास्तव में नरेंद्र मोदी जी के जो 9 साल है वह बेमिसाल है। सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण के लिए जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने 1 माह का एक अवसर दिया है, सारे देश के अंदर ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व जो वास्तव में पार्टी की साख को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। प्रत्येक कार्यकर्ताओं को, प्रत्येक हॉल के अंदर बैठे जितने लोग थे, चाहे सोशल मीडिया वाला मामला हो, चाहे हमारे जो 6 मोर्चे हैं उनका संयुक्त सम्मेलन हो, कार्यकर्ताओं ने मुक्त, मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कार्यकर्ताओं ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। हाँ, ये कार्यक्रम का वास्तव में हमको बहुत आनंद आया। तो मैं सोचता हूँ कि इस प्रकार की विचारधारा को लेकर हम चाहते क्या है, नरेंद्र मोदी क्या चाहते हैं और किस प्रकार से इस भारत के नवनिर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं, तो उसी नवनिर्माण में अपने श्रेष्ठ कार्यों के द्वारा आज आप काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना काल के अंदर और उसके पश्चात में भारत आत्मनिर्भर किस प्रकार ठीक बने, अनेक योजनाओं के माध्यम से वो काम किया। आदरणीय हमारे डॉक्टर महेश जी शर्मा साहब अपने श्रीमुख से हम सबको लाभान्वित करेंगे अपने विचारों से। मैं एक बार पुनः आप सभी व्यापारी बंधुओं का, जो मंच पर हमारे व्यापारी बंधुओं का स्वागत करता हूं, क्योंकि आपके कारण ये सम्मेलन सफल हो रहा है। मंच पर विराजमान आदरणीय जी स्टाक साहब, आदरणीय मंजिला जी घटी हमारे प्रभारी हैं, और जिन्होंने सहकारिता के क्षेत्र के अंदर सारे भारतवर्ष में पहचान बनाई है और श्रेष्ठ संगठनकर्ता के रूप में अपने कार्यों से संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे हमारे सहकारी प्रकोष्ठ के संयोजक, और भी वर्तमान में जो 1 माह के जो काम मिले हैं उसके अंदर संभाग के संयोजक के रूप में अपने कार्यों से प्रत्येक कार्य को सफल रूप से संचालित कर रहे हैं भाई प्रमोद जी सामर जी, हमारी महापौर आदरणीय पूर्व महापौर आदरणीय रजनी जी डांगी जी, महामंत्री आदरणीय गजपाल जी, आदरणीय किरण जी, और ऐसा व्यक्तित्व जो निरंतर 4थी बार पार्षद के रूप में विभिन्न समितियों के माध्यम से और उप महापौर के रूप में कार्य कर रहे हैं, और वर्तमान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यों के द्वारा संगठन को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे हमारे भाई पारसी सिंह जी का भी मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बंधु जब एक हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, लेकिन आपका आशीर्वाद सहयोग रहा, तो आने वाले समय में भारत के नवनिर्माण में हम अपने आहुतिपन दे सकेंगे। और जो कल्पना है, क्योंकि यह जो समय है, इस काल के अंदर यदि हमने थोड़ा सा विचार मन में पक्का कर लिया, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा।
आप सभी बंधुओं का मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आप इतनी बड़ी संख्या में पधारे और विभिन्न सेंटरों के आप अध्यक्ष भी है, महामंत्री भी प्रतिनिधित्व करते हैं, ये हमारा सौभाग्य। बहुत धन्यवाद। अब मैं शहर में व्यापारिक भौगोलिक स्थिति की संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भाई पारस जी सिंह बधाने और संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करें भाई पारस जी। हमारे सराफा एसोसिएशन में अपना एक अलग से पहचान रखने वाले हमारे चैम्बर के संरक्षक भी है आदरणीय मोहन जी भाई साहब पधारे हैं। मैं अलंकार ज्वेलर्स के ओनर हैं। मैं मोहन जी भाई साहब से भी अनुरोध करता हूँ वह भी भाई साहब का ऊपरना उड़ाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे ईंट भट्टा व्यवसाय के विष्णु जी प्रजापत, हमारे प्रजापत समाज के करता हूँ। हमारा जो ये व्यवसाय है अशोकनगर वाला व्यापार मंडल, उनके हमारे पदाधिकारी हैं तुषार जी मेहता। राजनीति क्षेत्र में भी अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। तुषार जी मेहता से भी हम आते हैं। पहले हमारे अशोकनगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी रहे, हमारे पूरे डिवीजन के निकाय प्रकोष्ठ के संयोजक और अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। छोगालाल जी भोई से अनुरोध करता हूँ बधाने। छोगालाल जी और बूथ लेवल पर काम करने में अपनी अहम भूमिका का निवेदन करते हैं। प्रकाश जी कुमावत से भी निवेदन करता हूँ बधाने और स्वागत करना। हमारे देवनारायण जी धाबई जो वाटिका एसोसिएशन के अध्यक्ष है, देवनारायण जी धाबई साहब वो बधाने। देवनारायण जी धाबई साहब इनका नाम नहीं लिया, उनसे क्षमा याचना करते हुए, ठीक है ना? हाँ, फिर मन में आ जाए। और अंतरराष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल के खिलाड़ी भी रहे दोनों ही भाई, देवनारायण जी और कंजी भाई साहब। आज हम सबका सौभाग्य है 2014 से अब तक 9 साल पूर्ण होने के पश्चात केंद्र सरकार में मोदी जी के कार्यकाल की क्या उपलब्धियां रही, इस निमित्त प्रवास के दौरान पधारे हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री पर्यटन मंत्री आदरणीय महेश जी शर्मा साहब का मैं इस नगर निगम प्रांगण के अंदर तहे दिल से उदयपुर के व्यापार जगत की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय गजपाल जी, आदरणीय खुबीलाल जी भाई साहब, हमारे उद्योग प्रकोष्ठ के आदरणीय विजय जी, व्यापार प्रकोष्ठ के आदरणीय जो हमारे अध्यक्ष भी है व्यापारी के नाते सराफा एसोसिएशन के आदरणीय यशवंत जी आचलिया साहब, आदरणीय करण सिंह जी शेखावत साहब, आदरणीय खुबीलाल जी पालीवाल साहब और सभी पधारे हुए व्यापार जगत के सभी पदाधिकारीगण, नाम लेने की मार्बल एसोसिएशन से पधारे हुए हैं पंकज जी, सबका यहाँ पर मैं और विशेष रूप से मैंने जैसा भाई साहब को बताया कि वेंडिंग कमेटी के अभी वर्तमान में 3 माह पहले चुनाव हुए। हमने कल्पना भी नहीं की थी यहाँ पर पिछले 50 सालों से कम्युनिस्ट पार्टी के विचार के लोगों का यहाँ पर बहुमत था। वह चाहे जैसे हमारे छोटे गरीब व्यापारियों को जो ठेला व्यवसायी है, जो खुमटा लगाते हैं, उनका शोषण करते थे। 300 रुपये प्रतिमाह की रसीद काट कर उनसे बदतमीजी के साथ पेश आकर दादागिरी के साथ में वसूली करते थे। हमने इस बार प्रयास किया। अभी असम के राज्यपाल बन गए आदरणीय कटारिया साहब, मैंने उनसे निवेदन किया भाई साहब हम चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा भारत जी चुनाव जीतेंगे क्या? मैंने कहा भाई साहब 2 या 3 उम्मीदवार की जीतने की उम्मीद है, बहुमत तो हमारा नहीं बनेगा ऐसी उम्मीद है, लेकिन हम प्रयास करेंगे। लेकिन पार्टी के सभी प्रमुख लोगों के आशीर्वाद से, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी के मार्गदर्शन से और विशेष रूप से छोटे व्यवसायी जो अपने आप को बहुत वर्षों से पीड़ित महसूस करते थे, उसके चुनाव हुए। करीबन 3000 से ऊपर वोट है यहाँ पर, उनके चुनाव हुए और चुनाव में 10 में से 9 प्रत्याशी राष्ट्रवादी विचारों के चुनाव जीत कर आए। मैंने 2 महानुभावों को यहाँ पर बुलाया, दीपक जी भी, हमारी महिला बहनें भी पीछे विराजमान है, मुकेश जी खिलवानी का भी बहुत सहयोग रहा, सभी लोगों का इसमें सहयोग रहा। उसकी वजह से ये काम हम छोटे व्यापारियों का कर सके। सम्मानित व्यापारी बंधुओं, ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। उदयपुर इस डिवीजन के अंदर तो पहले जब उदयपुर एक जिला हुआ करता था, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़
राजसमंद, चित्तौड़, तब उस समय स्वर्गीय मोहनलाल जी साहब सुखाड़िया ने एक सपना देखा था। वो सपना ये था कि इस उदयपुर में व्यापारियों का कोई संगठन नहीं था। तो उन्होंने कहा, स्वर्गीय मोहनलाल जी साहब सुखाड़िया जो इस राजस्थान के 17 वर्षों तक मुख्यमंत्री भी रहे, और माणिक्यलाल जी वर्मा, इन दोनों ने मिलकर व्यापार मंडल की स्थापना की, व्यापार एसोसिएशन की स्थापना की, और उसके पश्चात लगातार यह एसोसिएशन व्यापारियों के हित में काम कर रहा है। हमारा डिवीजन तो अब नहीं रहा, फिर भी हम डिवीजन हमारे जो डूंगरपुर के अध्यक्ष हैं, चाहे चित्तौड़ के अध्यक्ष है, चाहे प्रतापगढ़ के अध्यक्ष है, चाहे इधर से राजसमंद के अध्यक्ष है, समय समय पर व्यापारियों की कोई भी मांग होती है उसको लेकर हम सभी अध्यक्ष मिलकर कोई भी काम होता है, चाहे वो राजस्थान सरकार के द्वारा हो या केंद्र सरकार द्वारा हो, हम उसकी जानकारी देने के लिए, प्रतिवेदन देने के लिए हम सब मिलकर व्यापारी इस पर काम करने का कोशिश करते हैं। हमारे डूंगरपुर के अध्यक्ष जी, हमारे बांसवाड़ा के अध्यक्ष जी, हम सब विचारों से, चाहे कोई भी भले ही किसी भी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हो, लेकिन व्यापार को कैसे हम आगे प्रगति की ओर अग्रसर कर सकें, इसके लिए हम काम करने का प्रयास करते हैं। और आज इस क्रम में हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमारे मार्गदर्शक यहाँ पर महेश जी भाई साहब इसीलिए बता रहे हैं कि केंद्र सरकार की जो योजना है, व्यापारियों की जो कैसे हितकार के रूप में काम कर सकती है, ऐसी योजनाओं की जानकारी देने के लिए, योजनाएं बहुत सारी है, लेकिन व्यापारियों की विशेष रूप से आपको इसीलिए बुलाया है कि आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि वाकई में क्या क्या केंद्र सरकार की योजना है। इस निमित्त यहाँ पर आप सब जने पधारे। हमारा उदयपुर डिवीजन के नाते उस उदयपुर के अंदर 2 एसोसिएशन काम करते हैं, एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन और एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर इंडस्ट्री। यो तो मार्बल एसोसिएशन, ये सराफा एसोसिएशन सभी है, लेकिन उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन में करीबन 150 संगठन, व्यक्ति नहीं, 150 संगठन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में काम करते हैं, जिनके प्रमुखता के नाते हमने आज इन सभी अध्यक्ष और महामंत्री को आज यहाँ पर बुलाया था। इंडस्ट्रीज के नाते, उद्योग की दृष्टि से विजय जी गोदा और हमारे सिंगल साहब अध्यक्ष है अभी वर्तमान के अंदर, उनसे भी हमने निवेदन किया था कि वह भी पधारे, लेकिन शायद किसी कारणवश नहीं पधारे होंगे। हमने मांगीलाल जी साहब लुणावत भी हमारे अध्यक्ष हैं, उनसे भी मैंने निवेदन किया था, और हमारे संरक्षक के नाते पधारे हैं। मैं उन सब का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हुआ यही निवेदन करता हूँ कि सभी व्यापार जगत के पदाधिकारी, चाहे सराफा के ऊपर संकट आया हो, चाहे वो मार्बल के ऊपर संकट आया हो, चाहे मैं जिस एसोसिएशन से आता हूँ उस पर संकट या कोई भी काम हुई हो, हम समय समय पर हमारे केंद्र सरकार के जो भी मंत्री यहाँ पर उदयपुर में प्रवास के निमित्त पधारे, उनसे हमें समय मांगकर हमने उनसे निवेदन किया। जीएसटी के बारे में जब चर्चा हुई तो हमने निवेदन किया, छोटा अग्रीमेंट करवाया। ऐसी हमारी भावना को रखते हुए उस समय रोबिन सिंह जी मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, हमारे बारदाना एसोसिएशन के प्रकाश जी नागदा थे, वह आकर उन्होंने ऐसी बात को रखी, और जब मंत्री जी के सामने बात रखी तो उन्होंने तसल्ली से उस बात को सुना और उन्होंने कहा ऐसा भी है क्या, हमारी जानकारी में नहीं होता है। और उस जीएसटी काउंसिल की बैठक के अंदर उन्होंने जाकर उस विचार को प्रकट किया और निश्चित रूप से उसकी हर चीज का समाधान हुआ। ज्यादा कुछ न कहते हुए हमको सुना है आदरणीय महेश जी भाई साहब को, मैं पुनः एक बार आदरणीय मेवाड़ की धरती पर मैं महेश जी भाई साहब का व्यापार जगत की ओर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। अब हम सभी के मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत्र आदरणीय डॉक्टर महेश जी शर्मा साहब का जीवन परिचय प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। जिला महामंत्री भाई गजपाल जी आए और आप जीवन परिचय प्रस्तुत करें। भाई गजपाल। महेश जी शर्मा साहब का जीवन परिचय के लिए कहा गया, मैं किन शब्दों में और कहां से शुरू करूं, और मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को भी कहा गया, राजस्थान की माटी की सुगंध पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश में फैलाने वाले, और मोदी जी एक शिक्षक थे और बचपन की इस परिस्थिति में गुजरता होगा। हमारे व्यापारी लोग भी बैठे हैं, हम कभी कभी जब परिस्थिति विपरीत आती है तो घबरा जाते हैं, लेकिन आपसे सीख लेनी पड़ी कि व्यक्ति के जीवन में परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल हो, परिश्रम के माध्यम से उसको अनुकूल बनाई जाती है। ये सीख किसने दी तो डॉक्टर महेश जी शर्मा ने दी। 1983 में आप जनरल फिजिशियन कैरियर से आपकी शुरुआत हुई थी, और आपने जिस प्रकार से मेहनत की, कैलाश ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के मालिक एक नहीं 10 से 20 करीब हॉस्पिटल से मालिक आप हैं। आपने जो काम किया, जो परिश्रम किया, 1-2 नहीं 200 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आपको पुरस्कार मिला है। छात्र राजनीति में आपने विद्यार्थी परिषद से जीवन शुरुआत किया और राष्ट्र सेवा संघ के एक तपस्वी के रूप में अपनी जीवन यात्रा का शुभारंभ किया। 2012 से नोएडा विधानसभा के आप सदस्य चुने गए, 2 बार
उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध लोकसभा क्षेत्र से आप सांसद बने गए। आपके काम करने की शैली, और हम सब देखते हैं कि टीवी और समाचार माध्यम से कांग्रेस को निरुद्ध करने वाले आपके कठोर परिश्रम के कारण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको विश्वास करते हुए कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। आप वर्तमान में त्रिपुरा के भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्रभारी है। एक बार पुनः मैं विश्व के सुंदर शहर में आपके हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। जय हिंद। हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री और सांसद, हम सभी के मार्गदर्शक डॉक्टर महेश शर्मा को 4 पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ। जिसकी सहनशीलता का अंत नहीं उसे पृथ्वी कहते हैं, जिसकी गहराई का अंत नहीं उसे सागर कहते हैं, जिसकी ऊंचाई का अंत नहीं उसे आत्मा कहते हैं, और जिसकी जिंदा दिल मुस्कुराहट का अंत नहीं उसे महेश शर्मा कहते हैं, उसे महेश शर्मा कहते हैं। आदरणीय महेश शर्मा। उपस्थित व्यापारी बंधुओं, पहले तो मैं बधाई दूं आप सबको और भाई पारस जी को, डिप्टी मेयर साहब को, कि किस तन्मयता से और कितने संस्थाओं के अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं। मैं गिन रहा था बैठे बैठे 28 लोग संस्थाओं के लोगों ने स्वागत किया और उनको एक एक व्यक्ति को नाम से बुलाना, पद से बुलाना और उल्टा सीधा ना कर जाना, किसी का जोड़ा किसी के साथ ना बैठा देना। बधाई हो पारस जी। यही एक सच्चे समाज सेवी की और राजनीतिक लीडरशिप की क्वालिटीज होती हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री माली जी, सवेरे से ही मुझे उनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है और राजस्थान की इस माटी का बेटा हूँ। आप सबसे मिलकर एक विशेष आत्मीय खुशी मिलती है जब जब अपनी इस पार्टी से आता हूँ और चला गया हूँ उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की भी उस माया नगरी नोएडा, जिसमें पहली फीस के रूप में खलीफा ने रिवॉल्वर दे गया था और कट्टा भी दे गया था साथ में। बहुत आप जानते हैं वहाँ की क्राइम की स्थिति बहुत खराब थी। अपना राजस्थान तो इस मामले में फिर भी चमन। उपस्थित हम नागरिक, इनका मैं भी कायल हो गया, उनके इतने समय से उनके मैं साथ हूँ। प्रताप गौरव केंद्र में जब स्थापना हो रही थी तो उनसे परिचय हुआ और आज एक ऐसा सानिध्य प्राप्त हुआ है। आदरणीय गोविंद जी भाई साहब, आदरणीय सिंह जी, आदरणीय बंसी जी, आदरणीय रजनी जी, आदरणीय किरण जी, भाई गजराज जी, बाकी सबको नाम से मैं प्रणाम कर देता हूँ। और मेरे सामने भी बैठे मेरे मार्गदर्शक और सृष्टि की रचना के भगवान ब्रह्मा जी, भाई साहब प्रमोद जी, सारी व्यवस्था के रचनाकारक यही है। कमजोरियों को, मजबूरियों को, दिक्कतों को, सुखों को, दुखों को, सबको समझता हूँ। आज से 5-7 साल पहले मुझे जापान बुलाया गया। करीबन 400 डेलीगेट से वर्ल्ड के देशों से, तो मुझे कुछ वक्तव्य देना था जापानीज मॉडल ऑफ बिजनेस, इंडिया में हेल्थ, उस विषय पर। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, मैं तो छोटा सा प्यादा हूँ, मुझे क्यों बुलाया तुमने इतने बड़े लोगों में से बैठ कर। तो उस लड़की ने फट से उस कंप्यूटर पर रोल करके दिखाया, तो उसमें एक क्वेश्चनरी पूछी गई थी कभी उन्होंने कि व्हाट वाज योर सीड कैपिटल व्हेन यू स्टार्टेड योर बिजनेस। जब आपने अपना व्यवसाय शुरू किया तो आपकी पूंजी क्या, कैपिटल पूंजी क्या थी। अब एक मास्टर का, किसान का बेटा हूँ, राजस्थान की माटी अलवर का, तो मैंने उस वक्त उसमें लिखना शुरू किया 600 रुपये। उसमें आगे लिखा था कि डॉलर में लिखें, उस वक्त डॉलर 50 रुपये का था, तो वो 600 रुपये बेचारे 12 डॉलर में बन गए। हमने कहा आप क्यों बुलाया था? बोले हम ये देखना चाहते थे कि क्या 12 डॉलर से भी कोई व्यापार हो सकता है, क्या हिंदुस्तानी कर सकता है साहब। और हमें गौरव है कि हम उस हिंदुस्तान की माटी के व्यापारी हैं। गर्व से महसूस करो, नौकर नहीं है। जब मैंने MBBS और PG की पढ़ाई कर ली, 2 विषय आए मेरे सामने। यूनियन में हड़ताल कर दी हमने, रात को उठा लिया, उठाने के बाद बंद कर दिया। बोले बेटा हम तुझे फला नौकरी दे देंगे, फला
वो बना देंगे तुझे, वो ही बना देंगे। अरे नौकरी तो बनाओगे, मालिक तो नहीं बना सकते ना। बोले नहीं, नौकरी दे सकते हम तो तुझे, अगर ये हड़ताल तोड़ दे तो। हम निकल के वहाँ से बाहर आ गए। फिर एक विषय आया कि बोले यहाँ तनख्वाह थी उस वक्त 2500-2600 रुपये। बाहर ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री, अमेरिका, जापान, ये देश तो उस वक्त डॉक्टरों को बुलाते नहीं थे। ये थर्ड वर्ल्ड की कंट्री, नाइजीरिया, दुबई, इन जगहों पे बुला लेते थे। वहाँ तनख्वाह मिलती थी करीबन 20-25 हज़ार रुपये के अंदाज़े में, तो यानी 10 गुना तनख्वाह मिलती थी। तो मैंने 2 कसम खाई उस दिन। मैंने कहा एक तो नौकरी नहीं करूँगा और एक इन विदेश के इन देशों में नहीं जाऊँगा। अगर कभी जाऊँगा तो घूमने के लिए जाऊँगा, घूम फिर के लौट के यहाँ वापस आ जाऊँगा। और भगवान ने आज उसी ताकत को देते हुए, उसी सम्मान को रखते हुए, मैं नहीं कह रहा कि कोई नौकर बुरा होता है, तो मेरे पिताजी नौकर थे, सरकारी नौकर थे, कोई बात नहीं। लेकिन एक व्यवस्था के तहत आज हम व्यापारियों की जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठे हैं, किसी भगवान की तो नौकरी हम करते ही नहीं। आज हम जिस व्यवस्था में बैठे हैं कि हम गिवर हैं, देने वाले हैं, और ये मान के चलने ना, ये हमारी व्यवस्था, ये मनुष्य की व्यवस्था, मनुष्य भगवान की कृतियों में सबसे ज्यादा स्वार्थी है। इसे आप कभी किसी से कह दो कि जाके उसके पांव छू ले, नहीं छुएगा। आप यहां से निकल के जाओ, किसी भिखारी को 500 रुपए दे दो, आपसे कहो उसके पांव छू ले, नहीं छूओगे। उसके साथ सांत्वना रखोगे, सिंपैथाइज करोगे कि हमारी सांत्वना तेरे साथ है। तुझ गरीब को, भिखारी को हमने 500 रुपए दिए। अपने माँ के छू लोगे, बाप के छू लोगे, भगवान के छू लोगे, गुरु के छू लोगे, उम्र में बड़े के छू लोगे, वहां भी एक स्वार्थ है, आशीर्वाद मिलेगा। तो नियम ये है कि उस भगवान देवी काली की भी पूजा हम इसलिए करते हैं, भगवान का भी, कि कुछ आशीर्वाद मिलने की अपेक्षा में। और जब मिलने वाले के सामने अगर हमारा हाथ भगवान ने यूं कर दिया है, तो थोड़ी सी ताकत तो दे दी ना। मांगने वाले से तो देने वाला बड़ा ही है। आपसे सब मांगते रहेंगे, सरकार टैक्स मांगेगी, राजनीति के लोग आके वोट मांगेंगे, संस्थाओं में माला डालेंगे, आपको गुंडे बदमाश भी मांगने आ जाएंगे, नहीं दोगे तो छीन ले जाएंगे। लेकिन फिर भी अपनी इस ताकत को पहचानो, वी आर गिवर्स, हम देने वाले हैं। जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि मेरे देश का हर व्यक्ति मांगने वालों की लाइन में ना लगे, नौकरी मांगने वालों की लाइन में ना लगे, देने वालों की लाइन में लगे। तो भगवान का शुक्र अदा करो, भगवान को प्रणाम करें हम सब कि हमें भगवान ने कम से कम देने वाला बना दिया है। अरे जेब कतरा भी जेब काट के इसलिए ले जा रहा है ना, हमारी जेब में कुछ था। किसी फुकरे की जेब को क्या काट के ले जाएगा जिसमें चवन्नी नहीं मिलने की। और कोई अधिकारी भी रिश्वतखोर आपके पास इसलिए आएगा कि कुछ है हमारे पास। हमारे को भगवान ने इस लायक बनाया। मैं भी जानता हूँ, एक नौकर, सरकारी नौकर, टर नाम का प्राणी, सवेरे से शाम तक उसी नाम के दहशतवादी, कौन सा इंस्पेक्टर ना जाने, लोहे का इंस्पेक्टर, लकड़ी का इंस्पेक्टर, बिजली का इंस्पेक्टर, कौन सा किस दरवाजे से घुस जाए, कौन सा परेशान कर दे हमें, फिर भी हम देने वाले। तो साथियों, आप सब एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा हैं जिस व्यवस्था हमारे देश की रीढ़ है। अगर आप सरकारी नौकरों की गिनती गिनोगे तो इतनी सी है सर। उनके भरोसे ना आपको वो वोटर लिस्ट में वो सब कुछ करा दे, बात दूसरी है, लेकिन उनके भरोसे सरकारी नौकरी वालों की जो संख्या है वो इतनी है। फिर प्राइवेट सेक्टर की नौकरी वाले हैं, फिर आप जैसे, हम जैसे लोगों के यहाँ। आज मेरे यहाँ मैं 600 रुपए की उस पूंजी से आज शुरू किया था, आज आपके 10 हॉस्पिटल में 9000 लोग हमारे साथ काम करते हैं। मुझे खुशी है कि उस व्यापार को पेशा समझ लो, प्रोफेशन समझ लो, कुछ भी समझ लो, उसको धीरे धीरे करके हम बढ़ाते रहे, साथ में इस राजनीतिक सामाजिक जीवन में भी रहे। तो पहले तो ये गर्व हम महसूस करें कि हमें भगवान ने उस लायक बनाया है कि हम अपना काम करते हैं, छोटा करें बड़ा करें। हम किसी के सामने हाथ लेकर, कटोरा लेकर मांगने नहीं जाते। और यही सम्मान हमें बचाए हुए। कोरोना काल में हमने साहब बना हुआ खाना बंटवा रहे थे साहब। वहाँ हॉस्टल के बच्चे, बाहर देश के कोने कोने से आए हुए बच्चे बहुत हैं। अब बेचारों के पैसे खत्म हो गए तो पैसे भेजो, तो पैसे आवे कहाँ? कोई आने का रास्ता नहीं। पैसे आ भी जावे तो मार्केट नहीं खुली, वहाँ से सब्जी और फल कहाँ से लावे? कौन सी चक्की आटा पीसेगी? आटे की दुकान बंद है। एक दिन 3-4 बच्चियों का फोन आया
बोले साहब आप खाना बांटते हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारी मजबूरी सुनो, हमारा दर्द सुनो। हमने कहा सुनाओ। बोले जी हम एक मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ आए हुए थे, माँ बापों के पास इतना पैसा होता है कि हमें पढ़ा सकते थे, लेकिन इतना पूंजी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमारी मदद कर सके। अब हम यहाँ किराए के मकान में लेके रहते थे, जो पैसा आता था वो भी खत्म हो गया, लेकिन हमारी मजबूरी है कि जिस लाइन में लगा के आप खाना बांटते हो वहाँ हम हाथ यूँ फैला कर बर्तन, हम भी बेईमान थे थोड़े से लोग, पहले तो शुरू में डिस्पोजेबल। मैं भी इस व्यवस्था में 50 साल हो गए मुझे इस पार्टी और संघ में। 14 वर्ष की आयु में मैंने संघ ज्वाइन किया था, संघ प्रवेश मेरा हुआ था, अब 64 वर्ष की आयु हो गई। साथियों हम सब दुनिया में जीते हैं इस आत्मसम्मान के लिए। ये डिप्टी मेयर बन गए, वो मेयर बन गए, वो फूलचंद जी विधायक बन गए, मैं सांसद बन गया, 2 रोटी की 12 रोटी तो किसी ने खाई नहीं। इस सम्मान के लिए, इस मान सम्मान के लिए जीते हैं, और वो मान सम्मान भगवान ने आपको अपने पेशे के साथ दे दिया, कम से गर्व से जिए। आज थोड़ा सा चिंतन 5 लोगों को हम चाहेंगे भी कि आप लोग अपने व्यापारी से जुड़े हुए, बहुत ज़्यादा तो लंबी बहस शुरू हो जाएगी। मैं चाहूँगा कि मैं अपनी 5 मिनट में अपनी बात खत्म करूँगा, 5-7 लोग हम में से आए, अपनी जगह उठे, बेशक यहाँ आकर अपनी बात कहें कि ऐसी कौन से भाव भावनाएं हो सकती हैं जो हम सरकार तक पहुँचा सकें। मैं डाकिए का रूप तो अदा कर सकता हूँ, इतनी हैसियत आपने मुझे दी है, और आपकी सरकार संजीदगी से सुनती है। आप देखो डिमोनेटाइजेशन हुआ, कितने बदलाव समय समय पर करे, पहले 4500 रुपये मिलेंगे, फिर 10,000 मिलेंगे, फिर 20,000 मिलेंगे, अब के 2,000 का नोट किया तो खुले में बदलवा लो जितने भी बदलवाने हैं। GST में मेरे ख्याल से जितने बदलाव हुए होंगे उतने आज तक किसी व्यवस्था में बदलाव नहीं हुए होंगे। कहाँ से शुरू हुआ, 26%, 25%, 28% GST लगेगा। GST का लगना हम सबके लिए ठीक है, उस व्यवस्था का हिस्सा हो सकता है। मुझे भी शुरू में जब मैं भी कम कमाता था तो मुझे लगता था कि यार मैं टैक्स क्या दे रहा हूँ, मेहनत पसीना मैं कर रहा हूँ, सरकार टैक्स ले जाती है, तो मैं भी उसमें से चोरी भी करता था, इसमें भी कोई लड़ाई नहीं। उसे चोरी कह लो या इनडायरेक्टली भी फिर व्यापारी उस पर टैक्स दे देता है। अगर हमने कोई टैक्स की सो कॉल्ड, जिसे अगर कोई व्यवस्था ये कहती है कि हमने टैक्स की चोरी कर ली, मान लीजिए मैंने 50,000 रुपये की चोरी कर ली टैक्स की, उस 50,000 रुपये को भी मैं सामान किसी और रेस्टोरेंट में खाना खाने जाऊंगा, कैश में पेमेंट कर दूंगा। वहाँ जिसने घी तेल दाल खरीदी होगी उसने उसको किसी को टैक्स दिया होगा। मैंने चप्पल खरीद ली, मैंने साड़ी खरीद ली, साड़ी खरीदने वाले ने किसी को टैक्स दिया होगा, किसी को दिया होगा, फिर कुछ ना कुछ हिस्सा लौट के उस इकोनॉमिकल सर्कल में आ जाता है। साथियों इस गर्व को महसूस करो, और जो भी आपकी भावनाएं हो सकती हैं। मुझे ध्यान है जब वो स्वर्णकारों पे, सराफा व्यवसाय पे जब टैक्स लगाया था तो मेरी क्षेत्र के लोग, मेरे सारे दोस्तों यार दोस्त थे, मेरे वोटर भी थे, और इन यार दोस्तों के रिश्ते से वोटर तो एक ऐसा रिश्ता है कि वो तो बड़ा खतरनाक रिश्ता है। जब किसी के पास चले जाओ और बाबा तो कब क्या जियो वोट मांगने, तो उस रिश्ते का सम्मान तो रखना ही रखना है। तो मुझे ध्यान है जब हम गए तो कुछ व्यवस्थाएं आई, लेकिन वो जमीन पर धरातल पर नहीं आ पाई। एक ऐसी व्यवस्था से, राजनीतिक व्यवस्था का हम हिस्सा रहे आजादी के 60 साल तक, जिस व्यवस्था ने आमूल चूल परिवर्तन नहीं किए। आज हमें एक देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, ये तो मान लीजिए कि उसने भारत के लोगों का सम्मान ऊंचा कर दिया है। गर्व से हम कहते हैं जो भी कमाते हैं, जो भी खाते हैं, व्यवस्थाएं ऐसी कर दी हैं कि इनकम टैक्स का अफसर आकर रोज आपके यहाँ छापा नहीं मार सकता। एक व्यवस्था के तहत हमारी फाइल किस इनकम टैक्स अफसर के पास जाएगी ये है नहीं, और भी बदलाव कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। आप भी जानते हैं आज की डेट में आसान नहीं है कि कोई भी इनकम टैक्स का अफसर आके आपको शाम को धमका जाए। DBT ट्रांसफर के माध्यम से अगर कोई भी पैसा ट्रांसफर होना है तो अगर 2,000 रुपये जाने तो 2,000 रुपये जाने, बिचौलिया कुछ नहीं खा सकता। सारी व्यवस्थाएं एक साथ ठीक नहीं हो सकती। इस देश की समस्याएं विकराल हैं। 1468 ऐसे रिडंडेंट कानून थे जो हमें परेशान करते थे। क्या है जी, इस सर्टिफिकेट को अटेस्ट कराओ, विधायक जी से, सांसद जी से अटेस्ट कराओ। अब साइकिल पे बेचारा किसान चल के आ रहा है, 30 किलोमीटर दूर से चला के वहां पहुंचा तो पता चला जी आज तो जयपुर गए हुए विधायक जी हैं, नहीं बीमार हैं।
और ना भी हैं तो अंदर बैठे हैं तो भी झूठ बोल देंगे, है नहीं जी। बेचारा लौट के वापस जाता था, फिर आता था सर्टिफिकेट अटेस्ट कराओ। बड़ी अच्छी बात की। मैं इस 5 साल में मैं उनके बहुत करीब रहा, 4 मंत्रालयों में स्वतंत्र प्रभार मंत्री के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला। उसने कहा हम एक व्यक्ति से ज्यादा एक विधायक या सांसद को ये ताकत देते हैं वो तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट देगा। तुम्हारा अन्नदाता तो वो है जिसने तुम्हें वोट देकर विधायक और सांसद बनाया, और अब तुम्हारे सर्टिफिकेट के सर्टिफिकेट कुछ नहीं, सेल्फ अटेस्टिंग चलेगी। कितना बड़ा सम्मान हमारा बढ़ा दिया उसने। इंटरव्यू के नाम पर, जाति बिरादरियों के नाम पर भर्तियां हो जाती थी, तो ना कुछ नहीं, 3rd और 4th, 3री और 4थी क्लास की भर्ती में कोई इंटरव्यू नहीं होगा। और ये व्यवस्थाएं बदलना चाहता है, वो वक्कड़ व्यक्ति है। ये जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, हम लोग उस दिन वहीं बैठे थे, कैबिनेट के बाहर बैठा रखा था। अंदर जब गए पार्लियामेंट बैठे हुए थे तो बाहर टीवी पे एक पट्टी चल रही थी कि तीनों सेनाओं के अध्यक्ष प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। तो हम लोगों ने अंदाजा लगाया कि आज पाकिस्तान पे बोलोग्राम होने वाला है, तो शायद उसको मोहर लगवाई जाएगी कैबिनेट की। लेकिन अंदर गए तो ये घोषणा हुई, और जबकि 2 महीने बाद हमारी पार्टी का भी चुनाव था। और यही विषय इंदिरा गांधी को उस वक्त के वित्त मंत्री ने उस वक्त उनसे कहे थे कि डिमोनेटाइजेशन करो, क्योंकि नकली नोट इतने चल चुके थे, नोट आतंकवादियों की तिजोरियों में भर चुके थे। कोई कुछ भी कहे, नकली नोट आतंकवादी, गुंडे, बदमाश, बेईमानों की तिजोरियों से निकल के बाहर तो आ गए। थोड़ा बहुत उसमें गड़बड़ी हुई, बेईमान बैंकों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर ली। वो कोई भी बड़ी व्यवस्था इतने बड़े देश में करोगे तो उसमें थोड़ी बहुत 10-5% चूक रह जाती है। लेकिन ये विश्वास कर लीजिए कि ये प्रधानमंत्री आपके सम्मान को और ऊंचा करेगा। और इसके मन में ये रहता है, कोई कहता था ये अंबानी का, अडानी का आदमी, इनका आदमी, उनका आदमी। मैं ही गया था इनके साथ एक अंबानी जी के एक अस्पताल का उद्घाटन करने। 12 रुपए लीटर शायद उनसे वो गैस खरीदते थे देश सरकार। तो वो समझा था आज आए हैं प्रधानमंत्री जी से 14 कर जाएंगे। आखिरी में वहां से जब निकल के धन्यवाद उन्हीं का, मिठाई खाई उन्हीं का, चाहे आखिरी बोले 8 रुपए ध्यान है। तो साथियों ये मान लो, ये प्रधानमंत्री और जितना काम, जितना नाम, जितनी चीजें इन्होंने कर दी हैं इस देश के आम आदमी के लिए, बहुत बड़ी बात है। और एक ही मन में रहता है कि कॉमन मैन, इस देश का आम आदमी। अभी पिछले दिनों एक मीटिंग करी, बोले भाई बताओ क्या और करना चाहिए, क्या और करना चाहिए, क्या और दुनिया, हम सब लोगों ने दुनिया भर की सजेशंस दे डाली। आखिरी में जब उसी के मुंह से नहीं निकला, बोले साहब हमारे ये मध्यम वर्गीय जो लोग हैं इनको भी तो कुछ देखो। आपने मजदूर के लिए भी कर दिया, किसान के लिए भी कर दिया, जो मिडिल क्लास जो वर्ग है इसके लिए भी तो कुछ करो। खुद ही बोले। इसका मतलब उनके दिल में दर्द है, प्यार है कि इस मध्यम वर्गीय को भी हम कैसे और आगे बढ़ाएं। ऐसी सोच उनकी है। अगले 5-7 साल, 10 साल उस व्यक्ति को और मिल गए तो जितनी कुव्यवस्थाएं चल रही हैं ये खत्म हो जाएंगी। अब भी जो थोड़ा बहुत दबाव कभी कभी दब जाते हैं, वो दबाव व्यवस्थाओं का है। क्योंकि चुनाव व्यवस्था में अगर आप जीत कर नहीं आए तो हम तो वोट मांगने जाएंगे आपसे हाथ जोड़कर। दूसरा कहेगा ये पकड़ो 100 रुपए, और हम में से कभी कभी उस 100 रुपए के लालच में, 100 रुपए कैश नहीं, बिजली का बिल माफ, वो आपको कहेगा 100 रुपए का बिजली का बिल माफ। ये फ्रीबीज कब तक बटेंगे? और इनसे देश का भला हो सकता है क्या? ये बीमारी शुरू करी थी इन लोगों ने, केजरीवाल ने शुरू करी थी। अब बीमारी राजस्थान में भी आ गई है, और कहाँ एंड होगा इसका? इसका नुकसान देश को होना है। कोर्ट ये कह चुका है कि मुफ्त की जो व्यवस्था, जिसको आदत डाल दोगे मुफ्त का खाना खाने की, एक मजदूर को, अपाहिज को, दिव्यांग को, जिसको जरूरत है उसे खाना दे दो, भाई इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये जितनी फ्री की व्यवस्थाएं हैं देश की इकोनॉमी को मार देंगी। आज वर्ल्ड इसलिए आपको नमस्ते कर रहा है कि आपकी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही है। आप वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट बन गए हैं, चाइना को क्रॉस कर गए हैं। आज सबसे बड़ी परचेजिंग पावर, ये हमारे पास पुरानी पीढ़ी के लोग हैं तो कंजूस, अगर इन्होंने कंजूस ना करी होती तो देश के, हमारी घर की महिलाएं बेचारी 1-1 रुपया बचाती हैं। लेकिन आज हमारे देश का युवा, आज हमारी देश की पीढ़ी
खर्च करने पे आ गई है और यही हमारी ताकत है कि हम खर्च करने लगे हैं। अगर हम खर्च करना बंद कर दें तो ये विदेशी कंपनियों के जो मॉल हैं ये 15 दिन के अंदर बंद हो जाएंगे। आज मेरी बेटी स्विट्जरलैंड गई है, कल रात को बात कर रही थी, उसने वीडियो भेजा वहां पर। उसने बताया पिताजी स्विट्जरलैंड की उस माउंट टिटलिस पर हर तीसरा पर्यटक हिंदुस्तानी है। मैंने कहा बेटा तुझे कैसे पता चला? बोले जी हिंदुस्तानी को पहचानने में मुश्किल होती है क्या? मैंने कहा शक्ल में तो पाकिस्तानी भी ऐसे ही दिखते हैं, बांग्लादेशी भी ऐसे ही दिखते हैं। बोले नहीं जी उनमें इनमें एक फर्क होता है। जहां 20 हिंदुस्तानी खड़े हो जाए वंदे मातरम और जय श्री राम शुरू कर देते हैं। उन्होंने बताया बोले जब माउंट टिटलिस में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और वहां खड़े हुए 500 लोगों में से 200 लोग नारे लगा रहे हैं तो बोले मैं समझ गई कि हमारे फिर आपस में एक दूसरे से परिचय भी पूछना शुरू कर दिया। साथियों ये ताकत आपकी बढ़ती जा रही है। रही बात इन व्यवस्थाओं में बदलाव के लिए और क्या कर सकते हैं? आपको ध्यान है जैसी जीएसटी आया था हम सब ने रिएक्ट, हमारे हॉस्पिटलों पे भी जीएसटी लग गया, आपको पता हो गया शायद। हमने भी कहा था साहब इस जीएसटी को हॉस्पिटलों में मत लगाओ क्योंकि ये बोझ फिर जाके पेशेंट पे पड़ेगा। लग गया, कोई बात नहीं। उस व्यवस्था के तहत उन्होंने कहा साहब 5,000 रुपए से जो ऊपर का कमरे का चार्ज है उस पर लगेगा, गरीब पर नहीं लगा। हो सकता है बाद में 200-2,000 वाले पे भी लगा दे। लेकिन देश में जो 3,000 किलोमीटर जो सड़कें बनी हैं, आज की सड़कें और आज से 10 साल पहले की सड़कों में आप चले जाओ, अगर यहाँ से चित्तौड़गढ़ जाना तो आप 1 घंटे का टाइम काउंट करते हो। आप ये जो बदलाव आया है ये आपकी सरकार ने लाया। 24 घंटे बिजली देने का जो वादा पूरा हुआ है ये आपकी सरकार ने किया है। आपके भरोसे से, हालांकि मैं किसी भी तरह की सब्सिडाइज व्यवस्था को तो ठीक मानता हूं लेकिन फ्री व्यवस्था के मैं खिलाफ हूं। जरूरतमंद को दे दो रोटी, वो तो हम भी खिला देंगे, आप भी खिला दोगे। आपको भी दिखेगा कि आज परिवार ने खाना नहीं खाया तो पड़ोसी भी खाना खिला देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ चलो एक व्यवस्था के तहत किसी को रोटी देना, इलाज तक देना तक ठीक है, लेकिन उस व्यवस्था को बढ़ा के ये ले जाना कि हमने कहा 5 लाख तक का इलाज आयुष्मान से करेंगे, उन्होंने कहा अच्छा 10 लाख तक का करेंगे, उन्होंने कहा अच्छा 25 लाख तक का करेंगे। भैया 50 लाख का कर दो, 1 करोड़ का कर दो, तुम्हारे बाप का पैसा है, तुम्हारे टैक्स का दिया हुआ पैसा है। इस पैसे को आप फ्रीबीज और बांट नहीं सकते, बर्बादी नहीं कर सकते इस पैसे की आप। साथियों ये व्यवस्था जीएसटी आज स्वीकार्य हो गया ना, बदलाव होते होते। लेकिन आप अपनी बात, मुझे खुशी हुई कि आज करीबन 30 संस्थाओं के अध्यक्ष यहाँ बैठे और ये 30 संस्थाओं के अध्यक्ष बैठकर अगर मनन चिंतन और संवाद करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है इससे कुछ अच्छा निकल कर आएगा। और ये अच्छा निकलकर छंटकर अगर सरकार के पास पहुंचेगा तो वो भी, क्योंकि कुछ तरह तो व्यवस्था ही ऐसी नहीं है कि प्रधानमंत्री तक आपकी बात पहुंचती ही नहीं, वित्त मंत्री तक आपकी बात पहुंच रहा है। आप पहले डिस्कस करने में आप में से एक सहमति बने, फिर सहमति बनकर राजनेता उसको लेकर वहां तक जाए, फिर वो सुने। इस आदान प्रदान का मकसद यही है कि हम लोग जब जाते हैं, मुझे त्रिपुरा का प्रभारी बनाया, मैं वेजिटेरियन आदमी, राजस्थान की माटी का, वहाँ सुबह दोपहर शाम एक महिला ले आई, बोले सर वेजिटेरियन खाना लाई हूँ आपके लिए। मुझे लाइए, बोले ये क्या है? बोले ये तो मछली है, तो वेजिटेरियन है। अच्छा भैया, मैंने कहा माफ़ करो। दूसरे में खिलाने लगी तो बोले नहीं आपसे दूसरा आइटम तो प्योर वेजिटेरियन। मैंने कहा वो क्या है? बोले वो चिकन है, वो भी वेजिटेरियन। उस व्यवस्था में मैं 3 महीने वहाँ रहा, 6-8 महीने में रहा और वहाँ की चीज़ों को समझा। वहाँ की बांग्लादेश का बॉर्डर वहाँ लगता है, वहाँ के लोग आते हैं, घुसते हैं, रहने नहीं देते उनको। इतनी अच्छी खूबसूरत व्यवस्था है कि बांग्लादेशी रात को आएंगे, उनकी गाय चोरी कर रहे आएंगे, अपना सामान बेचेंगे, यहाँ से खरीद ले जाएंगे, लेकिन रहने नहीं देते हैं। कोई बांग्लादेशी वहाँ पर त्रिपुरा के बॉर्डर में, हमारे देश की सभ्यता है कि 25 करोड़ मुस्लिम भाई भी हमारे यहाँ रहते हैं, लेकिन तुष्टीकरण के नाम पर, अपीजमेंट के नाम पर और इतनी ऐसी योजनाएं, ऐसी नीतियों के नाम जिससे देश का भला ना हो, हमें आज व्यवस्थाएं वो देनी होंगी जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधरे। वरना आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि मेरे बुजुर्गों तुम मुझे क्या दे गए। रखने का प्रयास नहीं करें, ऐसा मेरा हाथ जोड़कर आपसे विनती है। हाँ, इंद्र सिंह जी मेहता साहब कुछ रखना चाहेंगे? अरे भाई साहब बोलिए। सर नमस्कार, मेरा नाम कपिल सुराना है। मैं उदयपुर मार्बल प्रोफेसर समिति का अभी एज ए सेक्रेटरी
मार्बल उद्योग से जुड़ा हुआ हूँ। सर, हमारी मार्बल इंडस्ट्री जो है उदयपुर जाना जाता है दो विशेष इंडस्ट्री के लिए, एक मार्बल और एक दूसरा टूरिज्म। मार्बल के अंदर पिछले, जैसे आपने जीएसटी की बात करी, नो डाउट जीएसटी बहुत ही अच्छा है और सबको पता है कि पिछले 3-4 सालों में जो टैक्स का कलेक्शन हुआ है उसी से देश आगे बढ़ रहा है और उससे बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन स्पेसिफिकली मार्बल इंडस्ट्री के लिए जीएसटी आने से पहले हमारे यहाँ पे जो इफेक्टिव टैक्स लगता था वो 5% से भी कम था, क्योंकि 90% मार्बल इंडस्ट्री एसएसआई यूनिट्स थी, स्मॉल स्केल यूनिट्स, तो उनमें 1.5 करोड़ का एग्जेम्पशन था एक्साइज को लेके। लेकिन कुछ मैं कहूँगा मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतियों की वजह से, मुझे नोट करना, जवाब तो आप लोग गलतियों की वजह से वो जो टैक्स अभी मार्बल के ऊपर है सर वो 18% हो गया, जो पहले 5% से भी कम था। उस वजह से हमारे लिए एक संकट पैदा हो गया है कि जो गुजरात की जो विट्रीफाइड टाइल्स और ये जो एमआरपी पे चलती थी पहले, उनसे हम कम्पीट नहीं कर पा रहे। और मार्बल की स्थिति आज की तारीख में राजस्थान में अगर आप आरटीआई से डेटा निकालेंगे तो माइनिंग से लेके प्रोसेसिंग तक गिरावट का एक दौर शुरू हो गया है। तो जीएसटी अगर ये आप अगर कोशिश करें और इसको 5% के उस दर में लाएं, ये सोचकर कि जो पहले 90% मार्बल इंडस्ट्री थी वो एसएसआई यूनिट्स थी, लार्ज स्केल इंडस्ट्री तो एक भी नहीं थी मार्बल के अंदर, तो इनको लार्ज स्केल इंडस्ट्री के उसके अंदर कर दिया है, तो वो एक बहुत बड़ा संकट हमारे ऊपर हो गया। आपका सुझाव वेल टेकन। सर्वप्रथम डॉक्टर महेश जी शर्मा साहब आपका उदयपुर की धरती पर स्वागत करते हैं। और जो 9 वर्ष का कार्यकाल की जो नरेंद्र मोदी साहब के और बीजेपी का जो कार्यकाल रहा है, नो डाउट बहुत बेहतरीन रहा है, हर आदमी इसका गवाह है। मैं राजस्थान सराफा संघ का संरक्षक इंदर सिंह मेहता, मैं एक ऐसे व्यापार से संबंधित हूँ, ऐसे व्यवसाय जगत से संबंधित हूँ, मुझे कहते हुए बड़ा गौरव है कि जिसमें वापसी 85 से 90% पैसा वापस देने की गारंटी आ जाती है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करे तो 85 से 90% पैसा वापस आने की गारंटी आ जाती है। माफ करिएगा डॉक्टर साहब, आपके यहाँ पर अगर हॉस्पिटल में स्टंट लगाएं, 1-1.25 लाख रुपया लगे और वापस स्टंट देने आए तो आप लेंगे नहीं। हम 85 से 90% पैसा वापस देने की गारंटी देते हैं। मेरी समस्या ये है कि विगत अनेक वर्षों से जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगातार रूप से बढ़ती जा रही है, अभी 15% हो गई है। सोना तो देश में बहुत आ रहा है, पूर्व से आ रहा है, पश्चिम से आ रहा है, दक्षिण से आ रहा है, लेकिन सरकार को उसका रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा। सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत होता है कि अगर श्रीलंका से कोई पक्षी आना चाहे तो भी नहीं आ सकता, और कहीं से कोई भी आना चाहे तो जब तक निगाह रहेगी तब तक नहीं आ सकता। मेरे कहने का तात्पर्य यही कि अगर इस इम्पोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया जाए या समाप्त कर दिया जाए तो मैं पूरे देश के एसोसिएशन की तरफ से एश्योर करता हूं कि जितना रेवेन्यू मिल रहा है उससे अनेक गुना रेवेन्यू आपको मिलेगा। आपका कहना गलत रास्ते से आता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू, मेरा ये कहने का तात्पर्य। दूसरा जो जीएसटी है वो 3% है, ये भी बहुत अधिक है ज्वेलरी के बिजनेस के लिए। इसके ऊपर भी मेरा अनुरोध है कि आप हमारी बात सरकार तक पहुंचाएं। मैं साहब प्रकाश सिंह अग्रवाल, एक होटल व्यवसायी हूँ। होटल के अंदर पहले 1000 तक रूम के ऊपर टैक्स था जीएसटी। अभी इन दिनों पे अगर 500 रुपये में रूम लगता है तो उस पर जीएसटी 12% लगता है। छोटे होटल व्यवसायी इससे बहुत नुकसान हो रहा है। दूसरा मेरा एक सब आग्रह है कि व्यापारी वर्ग समाज के सभी लोगों को, धार्मिक लोगों को, राजनीतिक लोगों को सहयोग करता है, मगर एक बात, जो व्यापारी इतना टैक्स देता है, जीएसटी, इनकम टैक्स, उनके लिए भी पेंशन क्यों नहीं चालू की जाए? 60 वर्ष के बाद में उनकी क्या सुरक्षा है, ये भी सरकार विचार करे। राजनेताओं को पेंशन मिलती है, जबकि एक बात उनका उनसे ज्यादा योगदान व्यापारी वर्ग का, जनता का है। ऐसा मेरा आग्रह कि आप इस विषय को आगे धन्यवाद देगा। लेकिन मुझे अब जो चिंता आपस में डिस्कस कर रहे हैं, इस चिंतन पर सरकार जो पेंशन थी सरकारी कर्मचारियों की, उससे भी हाथ खींचने को मजबूर हुई। ये राजनीति का हिस्सा तो बन गया कि साहब पेंशन दो, लेकिन सच्चाई है कि वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में पेंशन सरकारें अफोर्ड नहीं कर पा रही, और उसी स्थिति के अंदर हमारा देश भी आ रहा है। तो इस पर एक अच्छी खासी बहस चल रही है। मैं भी मानता हूँ 80 साल का बुजुर्ग अगर होगा तो उसे कौन खाना खिलाएगा? कोई सिस्टम ऐसा होना चाहिए, उसे सोशल सिक्योरिटी का या कुछ पेंशन या कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए। बहुत
महामंत्री चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीज़न एवं अध्यक्ष उदयपुर इंडिपेंडेंट रोड एसोसिएशन। मेवाड़ की इस पावन धरा पे आदरणीय डॉक्टर साहब का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन सभी व्यापारी वर्ग की ओर से और मेरी ओर से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, अभी जीएसटी डिपार्टमेंट की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है कि प्रत्येक प्रतिष्ठान के ऊपर उसका जीएसटी नंबर अंकित होना चाहिए। मतलब ये बोर्ड लगना चाहिए बाहर और आम आदमी को वो जीएसटी नंबर दिखे। सर, इससे क्या होगा कि जीएसटी नंबर में व्यापारी का पैन नंबर उसमें जुड़ा हुआ है, तो उसे कोई भी जो फ्रॉड करने वाला व्यक्ति है वो पैन नंबर अपने पास नोट कर लेगा और जो आजकल आईटी से जो बेईमानी हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, उससे निश्चित रूप से फ्रॉड होने की संभावना है, साइबर क्राइम। दूसरा सर, मेरा ये कहना है कि जो गलत तरीके से काम करके मतलब अपना माल लाते हैं, वो क्या करेगा, गलत जो आदमी है फ्रॉड करने वाला, मेरा जीएसटी नंबर मेरे बोर्ड के ऊपर लगा हुआ है, मेरे नाम से दिल्ली से, बंबई से, कलकत्ता से, कहीं से भी मेरा जीएसटी नंबर लेकर के वो माल इंपोर्ट कर लेगा, उसका दंड मुझे भुगतना पड़ेगा। क्यों कि मेरा नंबर अंकित, मैं तो माल लाया नहीं हूँ, पर जो फ्रॉड करने वाला व्यक्ति है वो मेरे नंबर से, ऐसी कई घटनाएं अभी भी हुई है जिससे विभाग ने पकड़ी है। आ रही बात दिमाग में कि जीएसटी नंबर का बाहर अंकित नहीं होना चाहिए। अंकित नहीं होना चाहिए, मेरा ये निवेदन है। आदरणीय महेश जी, इस दिनों जो छोटे और मध्यम व्यापारी है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की हाथ से इतने हाथ हो चुके हैं कि सर आप अंदरूनी बाजार देखेंगे तो उनसे लगभग 90% व्यापार जा चुका है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिस तरह से अपने देश में आगमन हुआ है और जो लोगों को लालच देकर के 2000 रुपए का माल खरीद करके 1200 रुपए में बेच करके वो विज्ञापन दे रहे हैं, जबकि 1200 रुपए में घर में भी नहीं आ रहा है। तो हाँ, अमेजोन और फ्लिपकार्ट, इसमें 90% हमारा खुदरा व्यापार गायब हो चुका है और बेचारी व्यापारी अपना खर्चा भी नहीं निकाल पा रहे हैं। तो सरकार यदि इन पर कोई ठोस नीति नहीं निकाली तो आपका 90% जो मझले व्यापार है, खुदरे व्यापार है, वो इस शहर से गायब हो जाएंगे और 80% तो इस पर आप सरकार जो ठीक है बोलो। एसोसिएशन से विष्णु प्रजापति। ईंट की जो लागत है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है और उस पर जो सरकार पहले जो टैक्स नहीं था वो बाद में जीएसटी के समय 5% टैक्स लगा और अभी सरकार ने उसको 12% कर दिया है। अब इतना टैक्स होने के बाद में हो क्या रहा है कि जो ईंट जब जाती है तो लोग बिल लेते नहीं हैं और बिल नहीं लेने पर वो टैक्स का जो कलेक्शन है वो सरकार के पास पहुंच नहीं पा रहा है। जब 5% टैक्स था तो सभी जने बिल लेने के लिए उत्सुक थे और बिल लिए जा रहे थे। तो मेरी सरकार से यही आपके माध्यम से कि इस टैक्स को जो है 5% किया जाए। एक मिनट। मैं हिमांशु, मैं होटल एसोसिएशन का मेंबर हूँ। आप भी जानते हैं सर, हॉस्पिटल एंड होटल्स कैपिटल इंटेंसिव, यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट फॉर, थोड़ा ऊपर रखो, इन्वेस्टमेंट काफ़ी पहले हो जाता है और रिटर्न आती सालों जेस्टेशन पीरियड निकलने के बाद। और उदयपुर में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है टूरिज्म इंडस्ट्री, बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है हमारा वो जीएसटी में हम क्लेम नहीं कर पाते। इस न तो बैंक्स हमें एक्सटेंडेड जेस्टेशन पीरियड देता है लोन के लिए और न हम ये क्लेम कर पाते। अगर इनमें से कोई एक व्यवस्था स्पेशली होटल इंडस्ट्री के लिए हो तो जितना अभी इन्वेस्टमेंट हो रहा है होटल्स में उससे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ओके, हाँ देवेंद्र जी बोलो। नमस्कार जी, मैं उदयपुर इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन की उपाध्यक्ष पोस्टर मनोनीत हूँ। हमारे इलेक्ट्रॉनिक में सर जीएसटी आते आज जब आई थी अलग अलग स्लेब थे, 5%, 12%, 18%, 28%। 5 और 12 को हमने 18 में शिफ्ट कर दिया, 28 को एज इट इज रखा है। तो ये जो डिफरेंस है ये नहीं होना चाहिए। उससे क्या है, कई प्रोडक्ट हमारे जैसे एलईडी 32 इंच का 12% में आता है और उससे ज़्यादा 40 इंच में 28% है, जो बहुत ज़्यादा है। इससे आम पब्लिक पर भी इफेक्ट आता है और व्यापारी भी कुछ हाँ, तो 28 उसकी हमारी एक रिक्वेस्ट है, तो उस पर आप प्लीज। बस अंत में मैं देवेंद्र साहू पार्षद और समिति अध्यक्ष भी हूँ।
जैसा कि पारे जी ने बताया, वेंडर कमेटी का मैं चुनाव संयोजक भी था और विशेष तौर से साहू समाज से रिलेटेड हूँ। तो 4 प्रत्याशी थे, 10 प्रश्न रखो। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी कॉलोनियाँ बसे तो वेंडर्स के लिए भी निश्चित स्थान हो। जैसा कि प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गांधीनगर में इन्होंने वेंडर्स के लिए स्पेशली वेंडर जोन बनाए थे। तो ऐसा कुछ, जैसे खुद वेंडर थे, चाय वाले थे, तो उन्होंने वेंडर्स की अपनी दिल की भावना को मद्देनजर रखते हुए वेंडर्स के आप पंकज जी को दें लास्ट में। मैं पंकज गंगावर, प्रेसिडेंट उदयपुर मार्बल एसोसिएशन। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मार्बल उद्योग राजस्थान का प्रमुख रोजगार एवं राजस्व प्रदाता उद्योग है, परंतु माइनिंग को उद्योग का दर्जा नहीं दिया हुआ है। तो इस प्रकार की आगामी कोई ऐसी योजना बने कि माइनिंग को उद्योग का दर्जा मिलेगा तो ये उद्योग बहुत विकसित होगा। दूसरा, उदयपुर पर्यटन की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पर्यटन बढ़ता है तो उद्योग भी बढ़ता है। वर्तमान में अभी काफी थोड़े दिनों पूर्व उदयपुर ब्रॉडगेज के से जुड़ चुका है, परंतु यहाँ से ट्रेनें खाली 1-2 जगह से चालू है। जब तक साउथ कनेक्टिविटी नहीं बढ़ेगी और मालगाड़ी नहीं बढ़ेगी, तब तक ये उद्योग के लिए भी बढ़िया है और साउथ कनेक्टिविटी बनने से पर्यटन भी बढ़ेगा। इसके ऊपर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। तीसरा, एक छोटा सा निवेदन, आपका भी एक दर्द था। वर्तमान में भारत में काफी सरकारें ऐसी स्टेट है जहाँ पे फ्री ऑफ रेवड़िया बांटी जाती है। वर्तमान उद्योग जगत में हम श्रमिक की प्रॉब्लम से बहुत जूझ रहे हैं, क्योंकि श्रमिक को हर चीज फ्री मिल रही है। वर्तमान सरकार, राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी 100 यूनिट या 200 यूनिट फ्री करने के चक्कर में उद्योग के ऊपर सरचार्ज लगा दिया। वर्तमान हम सब उद्योग की परेशान है। एक बिल के ऊपर लगभग 50,000 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है। इसको भी आगे ध्यान रखते हुए योजना बनाई जाए जिससे उद्योग को सहायता मिले। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिस ट्रेड से आता हूँ, टूरिस्ट का वो ट्रेड है। वन नेशन वन टैक्स का अपना जो ध्येय था, जीएसटी को लगाने के पीछे भी है तो वही था। तो वर्तमान के अंदर पूरे देश के अंदर गडकरी का डिपार्टमेंट है, गडकरी जी का परिवहन विभाग, निश्चित रूप से उनकी भावना के अनुसार भी जो बसेस हमारी जो चलती है उस पर हम यहाँ पर राजस्थान के अंदर करीबन 40,000 रुपए पर मंथ टैक्स देते हैं एक स्टेट का। वह अगर गुजरात में जाती है तो 38,000 रुपए देते हैं, वह महाराष्ट्र में जाती है तो 42,000 रुपए टैक्स लगता है। और आज की तारीख में अंदर सारी बसेस जो है वो अरुणाचल के अंदर रजिस्टर्ड हो रही है, चाहे वो तमिलनाडु के अंदर रजिस्टर्ड हो रही है, चाहे वो अलग अलग स्टेटों में रजिस्टर्ड हो रही है। इससे सीधा सीधा प्रदेश को नुकसान हो रहा है। तो मेरा ऐसा निवेदन है, सरकार के चाहते हुए भी, केंद्र सरकार के चाहते हुए भी यह स्टेट अपनी मन मर्जी से, और विशेष रूप से राजस्थान स्टेट यह मन मर्जी से इसको लागू नहीं कर रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि वहां पर आप हमारी भावना से भी अवगत कराएं। इस व्यापारिक सम्मेलन में आप सभी का बहुत बहुत आभार। मंच पर जो आज अपने को जिनका संबोधन मिला, आदरणीय महेश जी शर्मा साहब का, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद हैं, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो प्रभारी जी बंशीलाल जी और कांग साहब, विधायक कुल सिंह जी और जिलाध्यक्ष रविंद्र जी, चैम्बर के अध्यक्ष पारस जी, इन्होंने हमारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। वो पूरी समस्याएं और सबका इंट्रोडक्शन जिस होशियारी से किया वो मानने लायक है कि इनको मतलब सभी के बारे में इनको जानकारी है। और सभी से मेरा निवेदन है, राष्ट्रगान होने वाला है, 1 मिनट का समय हो, प्लीज। प्रमोद जी, समर साहब, रजनी जी, किरण जी, जयपाल जी, करण सिंह जी, कोईलाल जी, यशवंत जी, आशा साहब और मेरे इंडस्ट्री के, उद्योग के साथी, व्यापार के साथी हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जो आपने यह समस्याएं आज डिस्कस करी, मैं एक बात बता दूं, ये जीएसटी जो आया है ना, कुछ लोग मिसगाइड करते हैं कि ये कोई सरकार ने कोई नया टैक्स लगा दिया है। बहुत लोग अपने अपोजिशन वाले मिसगाइड करते हैं, जबकि ये टैक्स बहुत सुविधाजनक टैक्स आया है। रेट के बारे में जरूर अपन लोगों ने बहुत बातें करी है, परंतु आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पहले अपन वेट था, फिर एक्साइज थी और 40 तरह के टैक्स थे, सब टैक्सों को मिला के एक कर दिया गया। और उसके बाद में अपन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में व्यापारी आराम से बिजनेस कर सकता है, 2 स्टेट से 3 स्टेट से बिजनेस कर सकता है। तो ये तो जीएसटी बहुत ही अच्छा टैक्स आया है, और भी बहुत सारी अच्छी सरकार की योजना नहीं है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, धन्यवाद। के लिए अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल
जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।